नमस्कार, मैं डॉक्टर विभा। आज हम लोग प्राइमरी एजुकेशन इन यूएसए टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें हम पहले देखते हैं यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी हम अमेरिका में प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन इज़ पोस्ट किंडरगार्टन एजुकेशन। यानी यहाँ जब हम पोस्ट किंडरगार्टन एजुकेशन की बात करेंगे तो सिंपली देखा जाता है कि प्राइमरी एजुकेशन से पहले भी प्री प्राइमरी एजुकेशन अन्य देशों की तरह अमेरिका में भी प्रचलित है। लेकिन जब हम यहाँ प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं तो साफ साफ है कि प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट के थ्रू इसको ये रन होता है। लेकिन प्री प्राइमरी एजुकेशन जो अन्य देशों की तरह अमेरिका में भी है, ये लोकल बॉडीज़, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, चर्च के द्वारा रन किया जाता है। इसको ये कंपलसरी भी नहीं है और ये गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। यानी कहीं ना कहीं अगर हम प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो प्री प्राइमरी एजुकेशन में अमेरिका में भी देखा जाता है कि प्राइमरी एजुकेशन से भी कॉस्टली है। अब ये इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है कि वो अपने चाइल्ड को प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए भेजना चाहते हैं या नहीं। या सामान्यतः ये देखा जाता है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन उन्हीं पेरेंट्स द्वारा बच्चों को भेजा जाता है जो बाहर वर्किंग है। पर अभी 21st सेंचुरी में अगर हम प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो सभी पेरेंट्स प्री प्राइमरी एजुकेशन देने के लिए अवेयर हैं और अपने बच्चों को वो स्कूल भेजते हैं। पर इसमें पूरी जिम्मेदारी लोकल बॉडीज़ की होती है, चर्च की होती है, तो कहीं न कहीं ये कॉस्टली भी होता है। और कॉस्टली के साथ साथ इसमें कहीं भी अमेरिकन गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है। इसके अलावा हम प्री प्राइमरी एजुकेशन के अलावा डे केयर सेंटर्स के बारे में बात कर सकते हैं। नाउअडेज़ अगर हम बात करें तो डे केयर सेंटर्स बहुत पॉपुलर है, क्योंकि अभी मदर्स भी वर्किंग मदर्स हैं, पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो कहीं न कहीं उनका पूरा प्रेशर रहता है कि बच्चों का देखभाल अच्छे तरीके से हो सके, वो अपने काम पर फोकस कर सके। तो ये भी पर्सनली इसको डील करना होता है। इसमें भी गवर्नमेंट, इसके लिए भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसमें ज़्यादातर जो संस्थाएं डे केयर सेंटर्स चलाती हैं वो और पेरेंट्स। तो जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी की बात है तो ये टोटली पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, और जितने भी फंड इनको मिलते हैं अपने सेंटर्स को चलाने के लिए वो इंडिविजुअल सेंटर्स अफोर्ड करते हैं या फिर पेरेंट्स के हेल्प से उसको वो सक्सेसफुली रन कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइमरी एजुकेशन की। तो जनरली अमेरिका में प्राइमरी एजुकेशन को पोस्ट किंडर एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, और अमेरिका में ये फंडामेंटल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, या ये मूलभूत शिक्षा है। यानी कि जब भी हम शिक्षा की शुरुआत अमेरिका में मानते हैं तो पोस्ट किंडरगार्टन एजुकेशन से होता है। इससे पहले प्री एजुकेशन होता है, पर औपचारिक रूप से फॉर्मली अगर हम बात करें तो पोस्ट किंडरगार्टन एजुकेशन है। अब हम बात करेंगे कि किंडरगार्टन एजुकेशन या पोस्ट किंडरगार्टन एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट प्राइमरी एजुकेशन को चलाने के लिए, रन करने के लिए किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखता है। तो यहाँ हम पहले चेयरपर्सन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ब्यूरो के अंतर्गत हेलन हैफरनन के द्वारा जो कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उन्हीं को सामान्यतः अमेरिका के प्राइमरी एजुकेशन में, या आप इसको कह सकते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन या किंडरगार्टन एजुकेशन में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो यहाँ हम हेलन हैफरनन के अकॉर्डिंग देखेंगे। उसके बाद हम ओवरऑल देखेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट। तो यहाँ देख सकते हैं कि अमेरिका में प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एक अच्छे नागरिक का विकास करना। यानी मुख्यतः अगर हम पहले नंबर पे ऑब्जेक्टिव को देखते हैं तो यहाँ संपूर्ण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अगर एक लाइन में बोला जाए तो अच्छे नागरिक का विकास करना या अच्छे नागरिकता का विकास करना।
दूसरा हम देखते हैं फिज़िकल डेवलपमेंट। कहीं न कहीं प्राइमरी एजुकेशन में विद्यार्थियों के लिए फिज़िकल डेवलपमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, तो इसको सेकंड नंबर पे रखा गया है। यानी कहीं न कहीं जब हम किंडरगार्टन एजुकेशन की बात करते हैं, पोस्ट किंडरगार्टन एजुकेशन की बात करते हैं, तो ये शुरुआती दौर में फिज़िकल ग्रोथ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी ऐसी एक्टिविटी कराई जाए जिसके माध्यम से विद्यार्थियों का शारीरिक विकास हो सके। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेटिव स्किल्स, यानी संप्रेषण के कौशल का विकास करना, जिसके अंतर्गत सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, 4 कौशल की बात की गई है। यानी कहीं न कहीं अगर हम पोस्ट किंडरगार्टन एजुकेशन की बात करते हैं, प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं या एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर विद्यार्थियों में संप्रेषण करने की क्षमता को विकसित करना प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों में से एक है। चौथा, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड काउंटिंग, यानी विद्यार्थियों में कहीं न कहीं समझ और गणना करने की क्षमता का विकास करना। तो सिंपल सा है कि अगर हम छोटी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाएंगे, शुरुआती दौर में पढ़ाएंगे, तो कहीं न कहीं काउंटिंग करना, ऐसे बच्चे जो पहले से ही प्री स्कूलिंग करके प्री प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करके आए हैं, तो उन्हें कहीं न कहीं उनमें गणना करने की क्षमता विकसित करना और समझ विकसित करना भी एक उद्देश्य है। पांचवा है डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट रिलेशनशिप। हम इसको साफ साफ देख सकते हैं कि संबंधों को समझने की क्षमता विकसित करना। यानी कहीं न कहीं प्राइमरी एजुकेशन में टीचिंग मेथड के थ्रू, चाहे वो पपेट को दिखा के, चाहे वो टेलीविज़न के थ्रू, वीडियो के थ्रू, ऑडियो वीडियो के थ्रू, विद्यार्थियों में एक फैमिली का कॉन्सेप्ट डेवलप करना, फैमिली से बाहर नेबरहुड का, पड़ोसी का कॉन्सेप्ट डेवलप करना, या जिस भी समाज में वो रहते हैं उस समाज में विद्यार्थियों को संबंध के बारे में या संबंध को समझने की क्षमता विकसित करने की बात कही गई है, जो आप प्राइमरी एजुकेशन में साफ साफ देख सकते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक अभिवृत्ति की क्षमता का विकास करना। यानी विद्यार्थी कहीं न कहीं, विद्यार्थियों में जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है वो साइंटिफिक होना चाहिए, वो प्रॉपर सिस्टम वाइज होना चाहिए। तो एक ऑब्जेक्टिव है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति को विकसित करना। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उत्तरदायित्व को समझने की क्षमता का विकास करना। इसको हम विद्यार्थियों के स्तर पर ही देखेंगे कि एक छोटा बच्चा जो कम उम्र का है, अपनी उम्र के शुरुआती दौर में है, तो कहीं न कहीं उसकी जो छोटी मोटी जिम्मेदारी है, जैसे चीज़ों को सही स्थान पे रखना, दूसरों से अच्छे से बात करना, आप बड़ों को नमस्कार करना, यानी कि जो छोटी उत्तरदायित्व है, विद्यार्थी जो अपने स्तर का उत्तरदायित्व निभा सकता है, कहीं न कहीं प्राइमरी लेवल, एट एलिमेंट्री लेवल, उसको अपने उत्तरदायित्व को विकसित करना, सिखाना भी प्राइमरी एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड देम डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, यानी विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक अनुभव का विकास करना। हम ये देख सकते हैं कि कहीं न कहीं विद्यार्थियों में एक लोकतंत्रात्मक अनुभव या वातावरण प्रदान करना, यानी कि प्राथमिक स्तर पे उनका जैसा भी विद्यालय है, स्कूल है, उसमें उनको एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना प्राइमरी एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव क्वालिटीज़, यानी विद्यार्थियों में सृजनात्मकता के गुणों को विकसित करना। विभिन्न तरीक़ों से विद्यार्थी में सृजन करने की क्षमता को विकसित कर सकते हैं, जिसको हम आजकल प्राइमरी एजुकेशन में साफ साफ देख सकते हैं। क्ले के थ्रू कुछ बनाना, पेंटिंग करना, छोटे 1, 2, 3 पंक्तियों की पोइट्री लिखना, कुछ कह सकते हैं क्राफ्ट बनाना। तो कहीं न कहीं प्राइमरी एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव विद्यार्थियों में क्रिएटिविटी को डेवलप करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट नेशनैलिटी, यानी विद्यार्थियों में राष्ट्रीय समझ को विकसित करना। विद्यार्थी को अपने देश के बारे में, अपनी राष्ट्रीयता के बारे में एक समझ विकसित हो। इसमें हम सामान्यतः देख सकते हैं कि विद्यार्थियों को अपने देश के बारे में, अपने देश की जो सामान्य चीज़ें हैं, जो मोनूमेंट हैं, उसके बारे में कहीं न कहीं एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बात कही गई है। ये इन ऑब्जेक्टिव के अलावा अगर हम ओवरऑल बात करें कि प्राइमरी लेवल पे विद्यार्थियों में
किन किन उद्देश्यों को विकसित करना चाहिए, तो उसको सीक्वेंस वाइज हम देख सकते हैं, जिसमें पहला है क्रिएशन ऑफ सोशल एबिलिटी एंड नेशनल स्पिरिट, सेकंड कॉन्शियसनेस ऑफ हेल्थ, थर्ड डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ सोशलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। यानी ओवरऑल अगर हम देखते हैं कि ये सब उद्देश्य, तो अगर ओवरऑल हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों में नैतिक विकास के साथ साथ फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्रिएटिविटी की बात करते हैं, सोशलाइजेशन की बात करते हैं, कहीं ना कहीं साइंटिफिक एटीट्यूड की बात करते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो कम्युनिकेटिव स्किल्स को डेवलप करने की बात करते हैं। तो ओवरऑल हम विद्यार्थियों को एक होलिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। और 21st सेंचुरी में अगर हम प्राइमरी एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को एक लाइन में बोले तो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास की बात करते हैं। तो अन्य देशों की भांति अमेरिका में भी प्राइमरी एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है। ऑब्जेक्टिव को देखने के बाद हम देखेंगे कि एलिमेंट्री या प्राइमरी एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। अमेरिका के प्राइमरी एजुकेशन के स्वरूप में हम 5 तत्वों को देख सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि इन 5 तत्वों के माध्यम से अमेरिका के प्राइमरी एजुकेशन को हम अच्छे से जान सकते हैं। जिसमें पहला है सिंगल टीचर स्कूल, यानी एकल शिक्षक विद्यालय। ऐसा विद्यालय जो ग्रामीण विद्यालय के नाम से जाना जाता है, यानी ऐसे विद्यालय की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में होती है जिसमें एक शिक्षक पूरी कक्षा को संपूर्ण विषय को पढ़ाता है, यानी एक शिक्षक एक टीचर जितनी भी कक्षाएं वहाँ चलती हैं सभी कक्षाओं में सभी विषयों को पढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि यहाँ शिक्षक की कमी है और ग्रामीण विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं संसाधनों की भी कमी होती है। तो पहला एकल शिक्षक विद्यालय। दूसरा देखेंगे वुमेन सेंटर्ड स्कूल, महिला प्रधान विद्यालय। यहाँ पर कुछ नियम लागू किया जाता है कि जितने भी एलिमेंट्री स्कूल्स हैं उसमें 90% जो हैं महिलाएं और 10% पुरुषों को जॉब दी जाती है। तीसरा बात करते हैं एजुकेशन टाइम एंड क्लासिफिकेशन, शिक्षा अवधि तथा वर्गीकरण। यहाँ हम देखेंगे कि अमेरिका में प्राइमरी एजुकेशन को 2 भागों में बांटा गया है, या 2 तरह के प्राइमरी एजुकेशन चलता है, जिसमें पहला क्लास 1 to 8, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे शामिल हैं। दूसरा ऐसा विद्यालय है जो क्लास 1 to क्लास 6 से है, यानी 7th and 8th को सेकेंडरी स्कूल्स में इंक्लूड किया गया है, यानी कक्षा 1 से कक्षा 6 तक के विद्यार्थी आते हैं। और इसमें एज ग्रुप जो है वो 6 to 12 है। पहले टाइप में 6 to 14 है, जिसमें क्लास 1 to 8 के स्टूडेंट है। दूसरे टाइप में 1 to 6 है और एज है 6 to 12। सामान्यतः अगर हम एलिमेंट्री एजुकेशन के स्कूल्स की बात करें तो उनका टाइम जो होता है वो 5 से 5.5 घंटे क्लासेस चलती हैं, जिसमें वीकेंड में यानी सैटरडे एंड संडे 2 दिन ऑफ होता है। और जनरली वर्किंग डेज़ की बात करें तो 152 to 187 वर्किंग डेज़ होता है। ये बात ध्यान देने की है कि ये शिक्षा सार्वजनिक तथा अनिवार्य शिक्षा है। इसलिए चौथा कंपल्सरी एंड पब्लिक एजुकेशन। यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने 2001 में एक एक्ट पारित किया जिसका नाम है नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, यानी किसी भी विद्यार्थियों को पीछे नहीं छोड़ना है, जिसको बोलते हैं NCLB। ये कहीं ना कहीं मोस्ट मीनिंगफुल
एक्ट है और इसमें प्राइमरी एजुकेशन में हर एक विद्यार्थियों को ध्यान में रखना है, यानी यहाँ पूरा प्लानिंग की गई है कि किसी भी बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन से वंचित नहीं किया जाएगा और कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं छूटेगा, इसलिए इसका लोगो भी बनाया गया, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड। तो अगर हम सामान्यतः बात करें कि प्राइमरी एजुकेशन का जो टाइम पीरियड है बच्चों का वो 6 से 7 साल से लेकर 14 से 16 साल तक माना जाता है। पांचवा हम बात करेंगे करिकुलम एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स, पाठ्यक्रम एवं शिक्षा कार्यक्रम। इसमें हम देखेंगे कि सामान्यतः भारत में, ब्रिटेन में 3 आवर्स की बात की जाती है, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक्स, पर अमेरिका में 5 आवर्स की बात की जाती है, जिसके अंतर्गत रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक्स, सोशल रिलेशनशिप और इंटरटेनमेंट 5 चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। लिखना, पढ़ना, गणित, सामाजिक संबंधों को समझना और मनोरंजन। इसके अलावा धार्मिक शिक्षा यहाँ गौण है। इन विषयों के अतिरिक्त भी सामाजिक विषय, चित्रकला, गृह विज्ञान, प्रकृति अध्ययन, इतिहास, भूगोल, कृषि क्षेत्र आदि अन्य विषयों का भी अध्ययन कराया जाता है, पर अगर हम मुख्यतः देखें तो 5 आवर्स की बात की जाती है। और उनमें भी अगर देखें तो सेंटर एक्टिविटी इज़ रीडिंग। इन 5 आवर्स में भी अगर बात करें तो कहीं न कहीं क्लास 8 तक जो सेंटर एक्टिविटी है, जो केंद्र में है, वो रीडिंग को ही रखा गया है। अब हम बात करेंगे प्राथमिक विद्यालयों की क्रियाएं, यानी अगर हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं या अमेरिका में प्राथमिक विद्यालय किस तरह चलते हैं, तो उसमें हम कुछ बातों को देखेंगे, जिसमें पहला हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी फॉर्मल क्लासेस नहीं होती हैं। फॉर्मल क्लासेस नहीं होती, इसका मतलब ये है कि एकदम नहीं होती हैं। फॉर्मल क्लासेस की व्यवस्था बहुत कम की जाती है, औपचारिक रूप से कक्षाएं बहुत कम चलती हैं, रैंडमली चलती हैं, वो एक्टिविटी बेस्ड हो जाती है, पर फॉर्मली क्लासेस कम चलती हैं। जब हम देखते हैं कि पहला फॉर्मली क्लासेस कम चलती है, तो कहीं न कहीं दूसरा यहाँ का टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होता है, कोई निश्चित समय तालिका नहीं होती है, विद्यार्थियों के अनुसार, विद्यार्थियों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टाइम टेबल उस दिन का, हर दिन का कह सकते हैं, बनाया जाता है। डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, विद्यार्थियों को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। टीचर एक कह सकते हैं गाइड के तौर पे काम करता है, वो स्टूडेंट को कंफर्टेबल फील कराना चाहता है। और इसके साथ साथ यहाँ को एजुकेशन, सह शिक्षा भी चलती है। हर एक स्टूडेंट को एज अ इंडिविजुअल्स देखा जाता है और उन्हें एज अ इंडिविजुअल ट्रीट किया। टेबल और चेयर की अगर हम बात करें तो वो भी मूव करता है, विद्यार्थी उसको अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जिस भी तरह की एक्टिविटीज़ होगी उसको उसी तरह प्रॉपर सेट किया जा सकता है, यानी कि कोई फिक्स टेबल चेयर अरेंज नहीं किया जाता है। वो मूव कर सकता है, जो भी टीचिंग मेथड यूज़ होगा, जो भी एक्टिविटी होने वाली है, उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसको अरेंज ईजिली किया। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कॉमनली सब जगह चलता है कि छात्र केंद्रित शिक्षा होती है। विद्यार्थी कहीं न कहीं अपने लिए स्कूल में एक्टिविटी भी प्लान करते हैं और शिक्षक सिर्फ उनका एक हेल्प कर देता है या एज अ गाइड उनका काम एज अ गाइड होता है। और इसके साथ साथ विद्यालय का वातावरण इस तरह होता है कि विद्यार्थियों में कहीं न कहीं सहयोग की भावना विकसित होती है, वो ग्रुप में कहीं न कहीं लर्निंग करते हैं। और उसके साथ साथ विद्यार्थियों एलिमेंट्री एजुकेशन का मेन फोकस है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कहीं न कहीं अमेरिका में प्रयोगवादी दर्शन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और विद्यार्थियों में करके सीखने की क्षमता को विकसित किया जाता है। इसी तौर पे अगला कह सकते हैं कि सृजनात्मक क्षमता को विकसित करने के लिए एलिमेंट्री स्कूल्स में बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती है और डिफरेंट फॉर्म में वो एक्टिविटीज़ को कराया जाता है। इसको हम जनरली इंडिया में भी प्री एजुकेशन या प्री प्राइमरी एजुकेशन में भी आसानी से देख सकते हैं कि विद्यार्थियों को कहीं न कहीं
मॉडल के थ्रू, क्ले के थ्रू कुछ पढ़ाना, कलर करना, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करना, पोएम के थ्रू, यानी कि बहुत सारी क्रिएटिविटी, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रिएटिविटी के थ्रू कहीं ना कहीं विद्यार्थियों में क्रिएटिविटी डेवलप करने की बात की जाती है। और अगर हम इन विद्यालयों में मूल्यांकन की बात करें तो कहीं न कहीं यहाँ विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जाता है नेक्स्ट क्लास में, यानी क्लास 1 to 8 वो प्रमोट हो जाते हैं और हर एक विद्यार्थी को एज अ इंडिविजुअल्स देखा जाता है और एज अ इंडिविजुअल वो उनका मूल्यांकन भी एक व्यक्तिगत तौर पे किया जाता है। तो यहाँ पर प्रमोशन की बात है, किसी भी क्लास में उनको फेल नहीं किया जाता है। तो आज हम लोग यहाँ ओवरऑल देखें कि प्राथमिक शिक्षा या एलिमेंट्री एजुकेशन अमेरिका में कैसा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किन किन कौन कौन से पॉइंट है जिसके थ्रू हम अमेरिका के एलिमेंट्री एजुकेशन को समझ सकते हैं। और यहाँ पर मुख्य तौर से किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है, प्रैग्मेटिक फ़िलॉसफी को इम्प्लीमेंट किया जाता है, लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होती है। यानी जब ओवरऑल यहाँ मैक्सिमम चीज़ें प्रैक्टिकल फॉर्म में सिखाई जाती हैं। तो आज हम लोगों ने प्राइमरी एजुकेशन इन USA के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।